बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं सुमैरा मिर्ज़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ सिविल सर्वेंट से खिताब किया। कुछ बातें उन्होंने टू दी पॉइंट और क्लियर की। ये कि हुकूमत चलाने के लिए पैसा नहीं है, किसी नई हुकूमत को इतने चैलेंजेस नहीं रहे जितने हमारी हुकूमत को इकॉनमी क्राइसिस का सामना है इस वक्त। उन्होंने ये भी कहा कि आपको इमरान खान चाहे पसंद है या नहीं है, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे अपने मुल्क के लिए हर हाल में आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि इन्वेस्टिगेशन तो होगी लेकिन किसी की इंसल्ट नहीं की जाएगी ना आपकी तरफ से, और ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से भी उन्होंने ये कहा कि आज़ाद करवाया जाएगा। 2 साल की उन्होंने बात की है कि 2 साल में हम मसाइल के हल की तरफ हमें हर हाल में जाना है। मौजूदा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, पहले पार्ट में हम ये बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे नाज़रीन के मिनी बजट आ रहा है, इनकम टैक्स तरामीम में आम आदमी को कितना रिलीफ दिया जाएगा, क्या क्या किया जा रहा है उसके लिए। इसके अलावा फिर टैक्स कलेक्शन को बेटर करने के लिए जो है, और फिर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उसको बेटर करने के लिए, और मिनी बजट जो है वो क्या महंगाई भी लेकर आ रहा है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी खारजा उमूर पर। वज़ीर ख़ारजा ने पहला दौरा किया है, वो भी अफ़गानिस्तान का। सदर अशरफ गनी से भी उनकी मुलाकात हुई है। पाक अफ़गान ताल्लुकात पर और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी उन्होंने बातचीत की है। इसके अलावा हम प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि अमेरिका की जो डिमांड्स हैं पाकिस्तान से, और जो पीस टॉक्स है उसमें पाकिस्तान का क्या स्टेटस होना चाहिए अब, चूँकि नई गवर्नमेंट आ चुकी है। फिर दो दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आए, उनकी मुलाकात क्या बात हुई, इस पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले इरशाद अहमद आरिफ साहब इरसा स्टूडियो में मौजूद है, सर आपको वेलकम करती हूँ। राव खालिद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में साथ देंगे, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। लियाकत शाहवानी साहब भी प्रोग्राम में डिस्कशन में हमारा साथ देंगे, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। इरशाद साहब, सिविल इदारों को दरुस्त में परफॉर्म करवाना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और सिर्फ सियासी इन्फ्लुएंस ही नहीं सर, इदारों के अंदर भी एक करप्शन है। 2 साल में हल होंगे मामला, जिस तरह से खान साहब कह रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये पोलिटिसाइज हुई है गुज़श्ता अदवार में, लेकिन ये मायूसी वाली बात नहीं है कि अब सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी ख़राब हो चुकी है या करप्ट हो चुकी है या किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्ता हो चुकी है। ऐसी बात मैं नहीं समझता। अच्छे अफसर मौजूद हैं, ईमानदार करैक्टरफुल लोग मौजूद हैं, उनसे ज़रूरत है काम लेने की। यहाँ हमारे यहाँ माजी में 2 तजर्बे हुए हैं। एक तजर्बा तो ये था जो याह्या खान ने किया और भुट्टो साहब ने किया कि आते ही याह्या खान ने 303 टॉप ब्यूरोक्रेट निकाल दिए और भुट्टो साहब ने तो हद की 1300 निकाल दिए, और उनमें सैयद कासिम रिजवी जैसे ईमानदार और दबंग अफसर भी मौजूद थे। एक तजर्बा ये हुआ है जिसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ। उसके नतीजे में एक बददिली पैदा हुई और ब्यूरोक्रेट्स ये जो पोलिटिसाइज हुए हैं उसका शाखसाना ये था कि जी हमें अब अपना मुस्तकबिल महफूज करना है। तभी तहकीकात की गई थी? नहीं, आते ही कर दिया, निकाल दिया बस। तो यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में निकाला बंदा पहले जाता है, तहकीकात उसके बाद होती हैं। तो दूसरा जो तरीका है माजी का जो तजर्बा है वो है अयूब ख़ान का, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला के तो कुछ काम किए। उसमें अयूब ख़ान गैर जमहूरी एक फ़ौजी आमिर थे बिलाशुबा, लेकिन जितनी तरक्की हुई है हमारे मुल्क में, ख़ास तौर से जो डैम बने हैं, तालीमी इदारे बने हैं और शोबों में हुई है, वो वही दौर है जिसको याद किया जाता है आज तक। दूसरा, हमें माजी करीब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब का अंदाज़ मिलता है कि पंजाब में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एतमाद दिया और फिर उससे काम लिया सही तरीके से। तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने जो बात की है कि जी आप मुझे पसंद करें ना पसंद करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अल्फाज थे कायदे आज़म के कि हुकूमत कोई भी आए, किसी की भी आए, आप लोगों ने मुल्क की रियासत की खिदमत करना है। अगर ये जज्बा हुकूमत में है कि वो इसकी परवाह नहीं करती कि कोई उसको पसंद करता है नहीं पसंद करता, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, मेरिट पर लोगों को परखा जाएगा, और यही जज्बा अगर ब्यूरोक्रेसी में भी है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो शिकायत ही ये करते हैं कि जनाब हमें काम अव्वल तो करने नहीं दिया जाए, और करें तो हमें खदशा ये होता है कि जी हम किसी न किसी इंतकाम की भीड़। इरशाद साहब, आपने पिछले अदवार की एक एग्जांपल दिया, अगर वो मैं लेकर फारूक साहब की जानिब जाऊं। डॉक्टर साहब, जिस तरह इरशाद साहब ये कह रहे हैं कि पिछले अदवार में जो भी एक्सपीरियंसेस इस तरह से हुए हैं कि ब्यूरोक्रेसी में लोगों की डाउन साइजिंग कर दी जाती थी बगैर तहकीकात के, लेकिन अब तो तहकीकात की जा रही है, नैब जो है इसमें मसरूफ है, स्क्रूटनी आखिरी मराहिल में चल रही है, तो सर ये तजुर्बा कामयाब हो सकेगा खान साहब का?
देखिए, हमारी तारीख़ जो रही है, एटलीस्ट पिछले 35-40 सालों की जो सियासी तारीख़ है, उसमें ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ 2 बुनियादों के ऊपर उनकी तैनाती की जाती है, उनकी तरक्की की जाती है। एक तो सियासी धड़े बन चुके हुए हैं, एक पीपल्स पार्टी का धड़ा है, एक PMLN का धड़ा है, और ज़्यादातर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक धड़े या दूसरे धड़े के मेंबर हैं। मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती तजुर्बा ये रहा है कि जो टैलेंट है उसकी कतन कोई कमी नहीं है, कोई फुकदान नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत बहुत टैलेंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन तरक्की जो है वो वफादारी की बुनियाद पे दी जाती है, वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं दी जाती। तो अगर आपने ब्यूरोक्रेसी की सिमत सीधी करनी है, मैं नहीं समझता हूं कि वो इतना मुश्किल होगी। आपने सियासी मुदाखलत ख़त्म कर देनी है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत इस चीज़ में कामयाब हो जाती है कि आपने तैनाती जो करनी है, अपॉइंटमेंट जो करनी है, वो मेरिट की बुनियाद पर करनी है, और उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो कहलाता है कि वो सर्विस करने की गारंटी है, उनको कोई निकाल नहीं सकेगा, कोई सियासी बुनियादों पे उनको निकाला नहीं जा नहीं सकेगा। तो सिमत तब्दील करना ब्यूरोक्रेट्स की कोई मुश्किल नहीं होगी। टैलेंट ब्यूरोक्रेसी में बेतहाशा ऑलरेडी मौजूद है, और उन टैलेंटेड लोगों को अगर मेरिट के बेसिस पे तरक्की दी जाती है तो मुल्क में डिलीवरी जो है, जो आपने कंज्यूमर को, पाकिस्तानी शहरी को डिलीवरी करनी है, वो कोई खास मुश्किल काम नहीं होगा। राव साहब, गवर्नेंस मॉडल चेंज करना चाह रही है मौजूदा हुकूमत, किन पॉइंट्स पर पहले काम करना जरूरी है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो बहुत बुनियादी चीज़ें पॉइंट आउट हो चुकी हैं, लेकिन मेरी अपनी राय है ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि ब्यूरोक्रेसी ना बिल्कुल एक लिक्विड की तरह है। इस बर्तन में, जिस सांचे में आप डालते हैं, ये ढल जाती है। इसलिए जो गवर्नमेंट का ये पॉलिटिकल विल गवर्नमेंट की है कि वो किस तरह से लेके उसको चलना चाहती है। क्या वो उस माफिया की तरह रखना चाहती है जिसमें कैप्टन सफदर को भी अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर से शिकायत होती है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, वो माफिया बना के रखना चाहती है, या एक प्रॉपर उनको सर्विस स्ट्रक्चर, उनको एक एतमाद, और जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की जो बात की जाती है वो। फिर पोस्टिंग्स, अगर एक बंदा अपनी महारत के हिसाब से पोस्टिंग, एक बंदा अगर किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसका टेन्योर एक मुकर्रर होना चाहिए और वो उसको पूरा करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको एक्सटेंशन भी बेशक उसमें दे दें। उसके बाद प्रमोशंस इनकी, हमने देखा कोर्ट में केसेस पड़े हैं किस तरह से उनको बाईपास किया जाता है। छोटे ग्रेड के लोग सबको फलांगते हुए आगे पहुंच जाते हैं। फवाद की सबसे वाज़ेह मिसाल मौजूद है। सही, ये बहुत बुनियादी चीज़ें जो करने की ज़रूरत है हमारे मुल्क को। लेकिन राव साहब, अब तरक्की की बात करें, लेकिन यहाँ पर सैलरीज का जो इशू था उसको पॉइंट आउट तो किया खान साहब ने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपको अभी इन्हीं हालात के साथ स्टे करना है, यहाँ पे हमारे साथ सस्टेन करें, आप इन्हीं मामलात में थोड़ी सी मुश्किलात हैं उनको जो है वो फेस करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, लेकिन उसको बढ़ाने की या इस तरह से कोई बात नहीं की गई। जी बिल्कुल, देखिए बढ़ाने की बात आप अपने जब वसाइल का अंदाज़ा कर लेंगे, आपके पास क्या अवेलेबल है, क्या आप उनको दे सकते हैं, सैलरी किस हद तक बढ़ा सकते हैं, किस हद तक उनकी इंक्रीज दे सकते हैं, किस हद तक उनको सहूलतें दे सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। पहले वो अपना वो असेसमेंट कर ले। मेरे ख्याल उनकी वो असेसमेंट भी जारी है। मे बी मिनी बजट में, ये जो मिनी बजट जिसको कहा जा रही है, जो नया फाइनेंस बिल लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें को उनको कंपनसेशन दें। लेकिन ऑब्वियसली ये कंसर्न है, मेरा नहीं ख्याल को बहुत कम सैलरीज हैं इस वक्त भी, बहुत अच्छा है सैलरी स्ट्रक्चर। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम सोने के हिसाब से, जो खान साहब असेस कर रहे थे कि 1 तोला सोने के बराबर तनख्वाह होती थी, या वो उस हिसाब से वाकई बहुत कम है अगर हम उसको देखें। लेकिन जो गुजर बसर के हवाले से अगर हम बात करें, वो उस हिसाब से कम ठीक नहीं है कि वो मारधाड़ शुरू कर दे। तो कुछ लोग हैं जिनको शौक है कि उन्होंने अपना जेबें भरनी है, चाहे उनको तो उनके लिए डाउनसाइजिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, स्क्रूटनी जो है वो आखिरी मराहल में चल रही है। उन्होंने लूट मारने की। ठीक है। शाहबानी साहब, ये हुकूमत, हर हुकूमत हम देखते हैं कि प्लानिंग करती है, पॉलिसीज भी डेवलप करती है, मौजूदा हुकूमत भी प्लानिंग भी कर रही है, और इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन दोनों का रोल होता है। तो सर, क्या पॉलिसी जब डेवलप हो रही होती है, पॉलिसी डेवलपमेंट में भी ब्यूरोक्रेसी की राय का रोल अहमियत रखता है? देखिए, इस्लाहाती अंदाज में इनकलाबी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ये जो सादगी के मेजर्स हैं, ये लोग इसको भले सिंबॉलिक कहें, लेकिन इसके बहुत असरात हैं। ये जो इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट और वो गाड़ियां जो उन्होंने फरोख्त कर रहे हैं और सादगी इख्तियार कर रहे हैं, गवर्नर हाउसेस, ये तारीख में सिर्फ इनकलाबात के जरिए ही मुमकिन हुए हैं। जब इनकलाब आती है तो महलों पे कब्जा किया जाता है, जैसे 1917 में
रशिया में हुआ, 1949 चाइना में हुआ, या फ्रेंच रेवोल्यूशन 1799 में। वॉलंटरली बहुत कम ऐसे मिसाल मिलते हैं तारीख में कि अपने इख्तियारात, अपने तायुशात हवाम के हवाले कर दिया जाए। ये बहुत सिंबॉलिक है। पहली दफा एक आम तासुर ये मौजूद है कि ये जो तबका है प्रिविलेज, ये अपने कमर करप्शन करने के लिए नहीं कस रहे, बल्कि इनको अपना कमर टूटता हुआ नजर आ रहा है और अपने इन्होंने सीट बेल्ट बांध दिए। देखें, ब्यूरोक्रेसी ये कह देना कि 300 अरब रुपए के सरकारी इमलाक जो ब्यूरोक्रेट्स के इस्तेमाल में है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इसमें भी 3 इकसाम के हैं। हमारे किसी पैनलिस्ट ने 2 इकसाम गिनाए, 3 इकसाम है। एक जो है जार बैरोक्रेट है, जो बादशाह बैरोक्रेट्स हैं, जैसे फवाद हसन फवाद, जैसे गुलाम इसाक खान मरहूम, जैसे सिकंदर मिर्जा, जैसे चौधरी मोहम्मद अली। ये कुछ बहुत पावरफुल बैरोक्रेट होते हैं। ये पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको अपनी गिरफ्त में करते हैं, ठीक है, और उसको मैनिपुलेट करते हैं। जब इस तरह के बैरोक्रेट अवेलेबल ना हो तो दूसरे तबके में बैरोक्रेट्स, उनका माफिया होता है, वो अपने मुफादात के लिए जुड़ जाते हैं। और तीसरा किस्म का जो बैरोक्रेट है वो बाउसूल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग से नहीं घबराते, जिनका दामन साफ है, वो डिलीवर करते हैं इमरान खान को, इन बैरोक्रेट्स को ढूंढकर। और ये मुश्किल कोई काम नहीं है, हम सब जानते हैं कि कौन कहां बैठा है, किसकी क्या माजी है। उनको साथ मिला के जो टेक्नोक्रेट्स की उसकी टीम है, ये बैरोक्रेट्स हैं, मिलकर ये एक ऐसा पॉलिसी वजह करें जो काबिले अमल भी हो, प्रो पीपल भी हो, और उसका कोई फायदा भी हो सके। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी की प्रायोरिटीज को जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन है वो किस तरह से दी जाएगी, इंपोज की जाए या फिर कॉर्पोरेशन की जाए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे साबिक़ हुकूमत के मुतारिफ कराए गए फाइनेंस एक्ट के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, आम आवाम पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और एक और बड़ी अहम बात, एक इंकशाफ आपसे शेयर करेंगे कि पिछली हुकूमतों में किस सूबे में तरक्याती काम के लिए जो कमीशन का रेट था वो क्या सेट किया हुआ था MNA और MPs ने। ब्रेक के बाद बताएं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शाह साहब, बड़े अफसोस की बात है, पिछले हुकूमती अदवार की अगर हम बात करें तो जितने भी लॉज टैक्स के हवाले से पास हुए वो सदारती निज़ाम में हुए। बड़े टैक्स चोरों को फ़ायदा दिया गया और जो आम आदमी था उस पर जितना हो सका बोझ डालकर रेवेन्यू हासिल करने की कोशिश की जाती रही है। सर, करंट गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट करने की जा रही है, अवाम दोस्त है? देखिए, मैं इस बात को इस तरह से नहीं समझता कि अवाम दोस्ती का इस बात से ताल्लुक़ है कि आप टैक्स गुजारों को बहुत ज़्यादा मराहत देते हैं। देखिए, जो शख्स कमाता है उसको टैक्स देना चाहिए, मुल्क हमने चलाना है। अगर आप टैक्स नहीं देंगे, डायरेक्ट टैक्स नहीं देंगे तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स पड़ेंगे और उसमें गरीब आदमी पिस जाएगा। बिल्कुल सही। अब एक माचिस की डिबिया जो है वो एक अरबपति आदमी भी उतने पैसों की लेता है जितने पैसों की एक गरीब आदमी लेता है। पेट्रोल जो है वो पजेरो वाला, लैंड क्रूज़र वाला भी उतने वही पे कर रहा है जितना एक मोटरसाइकिल वाला कर रहा है। सही कह रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन असल में जुल्म है। तो अगर हम डायरेक्ट टैक्सेशन को फ़रोग़ दें और हम टैक्स गुजार जो हैं टैक्स देना पसंद करें, हम रिश्वत दे देते हैं, टैक्स नहीं देते, अपना 1 लाख बचाने के लिए रियासत को हम 3 लाख का नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है मौजूदा हुकूमत को डरना नहीं चाहिए, टैक्स लगाने चाहिए, डायरेक्ट टैक्स लगानी चाहिए, उसकी बुनियाद वसी करनी चाहिए और हर शख्स को जो कमा रहा है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा रियासत में डालना चाहिए। इसके एक फ़ायदा जो है वो ये होगा कि हमने अभी तक रियासत को ओन नहीं किया। हम जो बहुत सारे मामलात में बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं कि मसलन हम एहतसाब पर यकीन नहीं रखते, जब करप्शन हो रही होती है चुप करके बैठे होते, इसलिए कि हम समझते हैं कि हमारा इसमें क्या जा रहा है। अगर और ये टैक्स गुजार ही लोग होते जो शोर मचा रहे होते ज़्यादातर, क्योंकि उनको एहसास हो रहा होता है कि जनाब ये तो हमारी कमाई पसीने की खाई जा रही है। तो टैक्स अगर हर आदमी पर आप लगाएंगे जो कमा रहा है तो उसके नतीजे में एक अवेयरनेस आएगी, ओनरशिप जो है आदमी रियासत की लेगा और फिर जो करप्शन है, ये फजूल खर्ची है, ये अल्ल तल्ले है, नमूदो नुमाइश है, वो कल्चर खुद ब खुद ख़त्म होगा। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये जो
40 करोड़ की एक आदमी घड़ी पहना हुआ है, वज़ीर आज़म पहना हुआ है, तो आप किस कल्चर को फ़रोग दे रहे हैं? सही। तो उस वक्त मैं सवाल कर सकूँगा जो मुझे ये एहसास होगा कि इसमें मेरे पैसे भी शामिल हैं। जब 35 गाड़ियाँ या 80 गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं तो मुझे एहसास उस वक्त होगा जब उसमें मेरे पैसे शामिल होंगे। अगर मेरे पैसे शामिल हों, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए टैक्स देना भी चाहिए, लगाना भी चाहिए, घबराना भी नहीं चाहिए। सही। इसी तरह ही हम फिर अल्लाह तआला ख़त्म कर सकते हैं, करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं। जब टैक्स देना शुरू कर देंगे तो आप खुद ब खुद खड़े होंगे। ठीक है। उसके बचाव के लिए आप खुद ही पूछेंगे, गिरबान पकड़ेंगे हुक्मरान का, FBI का कि जनाब वाला हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। सही है, आप पूछने के आप फिर उस वक्त आपके पास राइट भी होगा। डॉक्टर फारूक साहब, गुज़िश्ता माली साल में अगर हम बात करें, पिछली गवर्नमेंट ने जो बजट दिया था उसमें 12 लाख सालाना आमदन वालों को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया था, लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत जो तरमीम लेकर आ रही है सर, उसमें 4 लाख आमदन जिसकी होगी सालाना उस पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। आवाम के लिए ये फैसला कैसा है और हुकूमत को इससे कितना रेवेन्यू आएगा? और दूसरी बात ये भी आपसे पूछना चाहूंगी सर कि मिनी बजट में कस्टम ड्यूटी की शरह में 1% इजाफे की बातें हो रही हैं, तो सर उससे महंगाई कितनी बढ़ेगी? देखिए, अभी तक ये सब बातें हो रही हैं, जब तक वो फाइनेंस बिल एक्चुअली असेंबली की फ्लोर में नहीं आएगा हमें नहीं पता चलेगा कि हुकूमत क्या करना चाहती है या क्या करने चली है। मामला कुछ ऐसा है कि हमारा जितने भी मेंबरान ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिनके लीडरान दुनिया भर में घूमते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो टैक्स चोर हैं। ऐसा कतन नहीं है। 21 करोड़ पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं और सारे ही टैक्स देते हैं। या वो बिजली की शरह में, बिजली के बिल में आपका टैक्स आ जाता है, पेट्रोल में आपका टैक्स आ जाता है, गैस में आपका टैक्स आ जाता है, मोबाइल फ़ोन में आपका टैक्स आ जाता है। टैक्स का इशू पाकिस्तान में मैं समझता हूँ नहीं है। हमारा जो बजटरी खसारा आ रहा है, जो 2.2 ट्रिलियन रुपए का खसारा है, हमें फोकस करना है अपने नुकसानात पे, हमें फोकस करना है अपने इखराजात पे, और इन दोनों तरजीहात के बाद टैक्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। इस वक्त 1100 अरब रुपया सालाना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं, जो 190 रियासती इदारे हैं, वो 1100 अरब रुपया सालाना नुकसान कर रहे हैं। 1200 अरब रुपए का खसारा गर्दिशी कर्दजात की सूरत में हमारे सामने बिजली के सेक्टर में आ गया है। और पिछले हफ्ते मुझे ये पता चला कि गैस सेक्टर के अंदर भी कोई 370 अरब रुपए का एक खसारा सामने आया है। आप ये खसारे अगर दूर कर दें तो टैक्स को बढ़ाने की कतन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारा जो बजटरी खसारा है वो 70 से 80% खुद ही कम हो जाएगा। अगर हमने अपना बजटरी खसारा कम करना है तो पहला फोकस रखें नुकसानात को ख़त्म करने के लिए। ये आर्ग्यूमेंट नहीं बनता कि मैं सारा महीना मेहनत करूं, उसके बाद मेरी आमदन के ऊपर टैक्स लगाया जाए और वो टैक्स डबो दिया जाए। रियासती इदारों में 1100 अरब रुपया सालाना वो टैक्स डबो दिया जाए गर्दिशी कर्दाजात में। पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि ये नुकसानात को ख़त्म किया जाए और उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो वाजिब होगी कि हमसे टैक्स बढ़ाने की तवक्को रखे। ठीक है सर, आपकी यही बात लेकर डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब ने हमें जो है उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, अभी डॉक्टर फारूक साहब यही फरमा रहे थे कि खसारे को कम करना जो है वो इस वक्त अहम ज़रूरत है, ना कि टैक्स को बढ़ाना। सर, आप अग्री करते हैं उनके इस पॉइंट से? जी बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ और यही हो रहा है मेरी इत्तलात के मुताबिक। ये जो आपने देखा कि इस हुकूमत में आने के फौरन बाद कुछ टास्क फोर्सेज, कुछ कमेटी जो बनाई थी, उनमें से जो 2 बड़ी अहम टास्क फोर्सेज हैं, एक जो डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में जो कि अदारों के रिफॉर्म के बारे में, गवर्नेंस रिफॉर्म और अदारों के रिफॉर्म के बारे में किस तरीके से ये जो डॉक्टर साहब ने इशारा फरमाया, ना सिर्फ ये एक लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बल्कि और भी बहुत से लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में जिसमें किस सारा होता है, उसको दुरुस्त करने के लिए। और दूसरी कमेटी जो है वो है जो कि बैरून मुल्क साथाजात पाकिस्तानियों ने नाजायज तरीके से बाहर स्टोर कर रखे हैं। कुछ जो जायज तरीके से हैं वो तो डेफिनेटली उनका हक है, लेकिन जो नाजायज तरीके से बाहर स्टोर कर रखे हैं उनकी वापसी थी। तो ये दोनों चीजें जो है इस पे काम जारी है। इस वक्त अगर मैं देखता हूँ जो मैंडेट फाइनेंस बिल की जो बात हो रही है, तो यकीनी तौर पे इसमें अगर आपको याद हो तो मई में ये डिस्कशन चल रही थी कि आया उस वक्त हुकूमत को ये बजट पेश करना चाहिए था पूरे साल का या नहीं। बिल्कुल। और ये आवाजें भी आ रही थी कि चूंकि नई हुकूमत जो भी आएगी जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, उसकी अपनी तरजीहात होंगी, तो ये बजट पूरे साल का पेश नहीं किया जाना चाहिए ताकि वो अपना बजट आके दे सके। ऐसा ही और
मैंने 92 न्यूज़ पे भी बजट ट्रांसमिशन के दौरान कहा था कि अगर PMLN भी दोबारा जीत के आ जाएगी तो उसको इस बजट में कुछ चेंजेस करना होगी, क्योंकि वो बजट थोड़ा सा अनरियलिस्टिक था। और इस बात की तारीफ अब जो 2 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की परसों रिपोर्ट इस्लामाबाद में डॉक्टर हफीज कारदार और डॉक्टर हफीज पाशा साहब की जो रिपोर्ट यहाँ पे स्टेट ऑफ इकोनॉमी लॉन्च हुई FCPI के प्लेटफॉर्म में, तो उन दोनों का ये कहना था कि जो पिछला बजट है 885 अरब रुपए से वो ओवर एस्टिमेटेड है। उनका कहना है कि 400 रुपए से 400 अरब रुपए से इनकम जो है वो ओवर एस्टिमेटेड दिखाई गई है। 250 अरब रुपए के अखराजात जो है वो अंडर एस्टिमेटेड दिखाए गए हैं। सही। और 285 अरब रुपए जो सूबों का सरप्लस कहा गया है कि सूबे अपना इजाफी बजट देंगे, उनका कहना था कि ये भी पॉसिबल नहीं होता है, कभी भी सूबे हमेशा सारे का बजट दे रहे हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो बजट पिछली हुकूमत की तरफ से आया था उसमें कुछ चेंजेस मस्ट हैं, चाहे वही गवर्नमेंट दोबारा आ जाती या फिर कोई और गवर्नमेंट आए। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राव साहब बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं डॉक्टर फारूक साहब ने, जो खसारे उन्होंने हमें अब तक बताए हैं। सर FBR में अगर हम आ जाते हैं दूसरी तरफ तो डाउन साइजिंग शुरू हो गई है, स्क्रूटनी आखिरी मराहिल में है। एक रिपोर्ट जो सामने आई है वो मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे कि FBR में सालाना 4000 अरब रुपए की चोरी हो रही है। सर इट्स टू मच। अगर इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है तो मुल्क में तो बहुत पैसा आ जाएगा। सिर्फ एक बात मैं कह दूं, जी शाह साहब, ये जो 300 अरब गैस के सेक्टर में खसारा है, ये जरदारी साहब के दौर में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई नहीं था। अच्छा, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ है। ये फ़ारूक सलीम साहब मेरे ख्याल मेरी तायद करेंगे या करेक्ट करेंगे मुझे। जी राव साहब जी, ये 2001 में जो कहलाता है अनअकाउंटेड फॉर गैस, जिसको आसान अल्फाज में हम कहेंगे जो गैस चोरी हो जाती है, वो 7% की शरह चोरी हो रही थी सन 2001 में। और आज जो कहा जा रहा है, जो तखमीना है कि तकरीबन 23% गैस जो है सिस्टम के अंदर से चोरी हो जाती है, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 1 बिलियन रुपए का और रोजाना का खसारा कर रहे हैं सुई नॉर्दर्न गैस और सुई सदर्न गैस। ठीक है जी राव साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मैं इसी पॉइंट को, जो आपने क्वेश्चन उठाया, मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट को एड्रेस करने वाला था। जी प्लीज। एक जो मशीनरी है हमारी, जो टैक्स कलेक्शन वाली मशीनरी है, वो बहुत नाअहल, निकम्मी और कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने बहुत से प्रोजेक्ट दिए कि जी इनकी तरबियत, कैपेसिटी बिल्डिंग और पता नहीं क्या क्या, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर उस पर लगे, कोई टके का फर्क नहीं पड़ा। दूसरी जो चोरी की आपने बात की, वो एग्जैक्टली GST किस चीज़ पे नहीं लिया जा रहा, अभी यहाँ जिक्र हो रहा था, कौन सी चीज़ है जिस पे GST नहीं लिया जा रहा, सही। उसकी कलेक्शन कितनी होके हमारे रेवेन्यू के अंदर आ रही है। 2 जगह पे उसमें गड़बड़ हो रही है। एक हो रही है ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे वो लिया जाता है, आगे बिल्कुल ही नहीं दिया जाता। दूसरी हो रही है जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के, वो 100 चीज़ें बना के 50 शो करते हैं और बाकी 50 का GST जेब में डाल लेते हैं। हर लेवल के ऊपर जो FBR को करना चाहिए, मॉनिटरिंग जिस लेवल पे करनी चाहिए, बहुत से प्रोजेक्ट्स बने, कैमरे लगाए गए, पता नहीं क्या कुछ किया गया, लेकिन उसमें बिल्कुल एफिशिएंटली काम नहीं हुआ। वो जो शाह साहब ने बात की कि वो जहाँ से 1 करोड़ टैक्स आना है, वहाँ से वो 10 लाख रिश्वत दे लेते हैं और बाकी 90 लाख उसको बख्श देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इनएफिशिएंसी जो ओवरऑल हमारी है, वो उसको हैम्पर कर रही है। बाकी विलिंगनेस जो है, बड़े जो यूनिट्स हैं, बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनकी विलिंगनेस भी थोड़ी सी कमज़ोर है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है, FBR अपने घाटे टोटे पूरे करने के लिए 2-2 साल का एडवांस टैक्स उनसे ले लेती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी आपने 2 साल का एडवांस टैक्स ले लिया, अब हमें भी थोड़ा सा रिलीफ दे। वो फिर मिलजुल के सारा कुछ उनका चलता है। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ जो पूरी चीज़ें, जाली दवाइयाँ, जाली शैम्पू, जाली चीज़ें बन रही हैं, उसके ऊपर भी GST लिया जा रहा है, जो किसी अकाउंट फॉर ही नहीं होता कहीं पे। वो GST कहाँ पे चला जाता है? वो ये पूरे माफियाज हैं जो ये सारा मिलके काम कर रहे हैं। तो इसमें बड़ी एफिशिएंट मशीनरी आपको चाहिए, बड़ी पॉलिटिकल विल ऊपर से चाहिए। सबसे बुनियादी तौर पे जो पहले ही मैंने बात की, जब पॉलिटिकल विल होगी तो ये चीज़ें फिर जाके कहीं 1-2 साल जोर लगा के जाके बेहतर होंगी, लोगों के मिजाज में तब्दीली आएगी। ठीक है। अच्छा शाहवानी साहब, अब अगर हम आवाम की तरफ आ जाएं तो आवाम को भी अब यकीनन महंगाई के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, क्योंकि कुछ जो एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि अब हुकूमत जो है वो कुछ बोल्ड डिसीजंस लेगी जिसकी वजह से आवाम को सफ़र करना पड़ेगा। तो सर आवाम के फ़ायदे के लिए ही है ये, शॉर्ट टर्म मसाइल हैं, लॉन्ग टर्म मसाइल को हल करने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, शॉर्ट पेन से अगर लॉन्ग टर्म गेन
मैसर होती है तो आवाम को ये यकीनन ये पेन भी कबूल करेंगे, लेकिन आवाम को जो अब तक जो उम्मीद दिलाया गया है उस उम्मीद को यकीन में पहले बदलना होगा। आवाम को यकीन दिलाना होगा कि जो पैसे, जो टैक्स आवाम को देना पड़ेगा, उसके टैक्स पेयर के पैसे किसी ऑफिसर के अयाशी में, किसी एमपीए, किसी वजीर के अयाशी में खर्च नहीं होंगे, आवाम ही पे खर्च होंगे। जैसे पहले भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, पैनलिस्ट ने, कि पूरा 21 करोड़ आवाम सब टैक्स दे रहे हैं। इनकम टैक्स जो है वो 16,70,000 के करीब टैक्स नेट में इनकम टैक्स के। अब अगर इनडायरेक्ट टैक्स इजाफा किया जाता है पूरे आवाम पे बोझ पड़ेगा, तो क्यों ये ना किया जाए कि 16,70,000 जो मजीद जो सरमाएदार हैं इस मुल्क में उनका सर्वे किया जाए। और बड़ा मुश्किल ये काम नहीं है, आप पापोश एरियाज में आ जाएं, E7 में आ जाएं, इस्लामाबाद में F6, F7, F10 इन एरियाज में आप सर्वे करें कि यहाँ पे रिहायशी कितने लोग टैक्स देते हैं, आपको पता चल जाएगा। लाहौर के पापोश एरियाज में, इसी तरह कराची का डिफेंस है या पेशावर का याताबाद है, अगर इनका भी सर्वे करा के सिर्फ 16,70,000 यहां से टैक्स नेट में शामिल किया जाए तो फिर आवाम पर भी बोझ नहीं पड़ेगा, इन सिर्फ लोगों पे बोझ पड़ेगा। और इमरान खान साहब ने जो अपने स्पीच में इस्लामी फलाई रियासत प्लस स्कैंडिनेवियन जो सोशल डेमोक्रेटिक मॉडल का जो उन्होंने जिक्र किया है, सोशल डेमोक्रेटिक मॉडल में आवाम पे बोझ नहीं डाला जाता, बल्कि जो तबका उम्र है उस पे ज्यादा बोझ डाला जाता है उसके इनकम के हिसाब से। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो सबसे ज्यादा जिक्र किया है वो पाकिस्तान के जो इलीगल जो मनी यहां से ले जाकर जो ट्रैश किया गया है स्विस बैंक्स में, यूएई में और यूके में, उनको वापस लाया जाए। इरशाद साहब, शॉर्ट सा आंसर आपका चाहूंगी कि डायरेक्ट टैक्स की तो हम बात कर रही हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है क्या वो प्रीवियस गवर्नमेंट के अदवार में जो लगाया गया था, क्या उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल, जितने कम हो सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि उससे गरीब आदमी जो है, कमज़ोर आदमी जो है वो मुतासर हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स मैक्सिमम कम किए जाएं। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो है, इनकम टैक्स है या दूसरे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, उनका दायरा वसी किया जाए। सही। और इसके नतीजे में गरीब आदमी को एक तरह से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम बात, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि करप्शन के ऊपर कुछ मयार जो है वो मुख्तलिफ सूबों का मुख्तलिफ रहा है, और इसके अलावा से आपको मैंने ये कहा था कि जिस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, सिंध में अगर हम बात करें तो एमपीए के हल्के के किसी भी बड़े छोटे काम से 75% कमीशन तय है। इसी तरह से पंजाब में ये तनासुब 25 है, बलोचिस्तान में 75 से 85%, और खैबर पख्तूनख्वा में जो वहां पर हालात हैं और काम की नौयत को देखकर कमीशन सेट किया जाता था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खारजा अमूर पर बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इरशाद साहब, वज़ीर ख़ारिजा ने पहला दौरा किया है और वो भी अफ़गानिस्तान का। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का अमन जो अफ़गानिस्तान के अमन से मशरूत है। तो सर, नए फ़ॉरेन मिनिस्टर का पहला दौरा ये साबित करता है कि तरजीहात में क़याम अमन ही है। इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान को तो ज़रूरत है, पाकिस्तान को तरक्की के लिए भी अमन चाहिए, आवाम की आसूदगी और आसानी के लिए भी अमन चाहिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी अमन चाहिए, और सरहदों की हिफाजत के लिए भी अमन चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि हम हर तरफ से ख़तरात में घिरे हुए हैं, तो अगर खुशहाली लानी है तब भी अमन की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान का इशू अब ये बन गया है हमारे लिए, हम चाहते हैं, ख़ुद अफ़गान अवाम भी चाहते हैं, वहाँ की हुकूमत भी चाहती होगी, लेकिन अमेरिका का मसला बन गया है वहाँ। जिस तरह हमारे यहाँ एक दौर में ये सिविल मिलिट्री कशमकश रही है, इस वक्त अमेरिका में साफ नज़र आ रहा है कि पेंटागन और CIA एक तरफ हैं, वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट दूसरी तरफ हैं। जो सिविलियन पाकिस्तान में आते हैं वो आके कुछ और बात करते हैं, वो कहते हैं हम अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी तरीके से आबरूमंदाना तरीके से वहाँ से निकल जाएं। जो फ़ौजी आते हैं वो हमसे डू मोर का मुतालबा करते हैं, वो कहते हैं जी हमें वो जंग जीत कर दें, क्योंकि एक सुपर पावर की नाक का मसला बना हुआ है। हम उनको यही बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि क़िबला आलम, अगर आप वो जंग नहीं जीत पाए, उससे पहले सोवियत यूनियन वो जंग नहीं जीत पाया, उससे पहले बरतानिया वहाँ जंग नहीं जीत पाया, बल्कि सिकंदर आज़म की जो इस नाकामी की एक वजह यही कही जाती है, तो कैनेडी पावल की जो किताब है उसमें भी वो यही कहते हैं।
तो ऐसी सूरत में हम आपको ये जंग कैसे जीत के दे सकते हैं? बिल्कुल सही। लेकिन अब जो हौसला अफजा बात है वो ये है कि हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात में गैप था या डेडलॉक था वो ख़त्म हो चुका है। अफ़गान हुकूमत जो है उसको भी एहसास हो गया है कि जनाब हम तालिबान के बग़ैर या पख्तूनों के बग़ैर यहाँ हुक्मरानी नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क टाइम ने तो भांडा फोड़ दिया, ये कहते 44% पे हैं वो काबिज़ तालिबान, तो वो उसने कहा कि नहीं जी ये तो 62 पे वो हैं जो 62 का क्लेम करते थे तालिबान, और बाकी जो है वो इनके पास है। सही। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान फैसिलिटेट ये कर सकता है कि जी आप भी अमन को मौका दें, हम भी अमन को मौका दें, आप भी यहाँ निकलने की कोशिश करें, हम भी निकलने में आपकी मदद करें। लेकिन ये निकलना ऐसे ना हो कि जी आप तो आराम से निकल के चले जाएं और वहाँ फसाद बर्पा कर जाएं। अब इस खारजा पॉलिसी के हवाले से और इकॉनमी के हवाले से एक जो हौसला अफजा बात है वो ये है, आज हमारी एक मीटिंग थी जर्नलिस्टों की एक अहम शख्सियत से, उन्होंने ये बताया कि एक तो सऊदी अरब सी पैक में हिस्सेदार बनने के तैयार है और वो आयल सिटी जो ग्वादर में बनाया जा रहा है वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और सहूलतें फराहम करेगा। दूसरा, वज़ीर आज़म अगले हफ्ते जा रहे हैं सऊदी अरब, तो हमें एक अच्छा माकूल किस्म का पैकेज मिलने की उम्मीद भी है। वो नकद डॉलर्स की शक्ल में भी हो सकता है, उनकी जो मनी पार्किंग की शक्ल में भी हो सकता है, और डेफर पेमेंट पे आयल की शक्ल में भी हो सकता है। इसी तरह की मदद हमें चीन भी देने के लिए तैयार नज़र आता है। शायद वो 9 अरब डॉलर ना हो, कुछ कम हो, लेकिन फिर हमें IMF की तरफ बहुत ज़्यादा अगर जाएंगे भी तो बहुत थोड़ा हमें चाहिए होगा। तीसरी चीज़ जो है वो जो बताई गई वो ये है कि जो हल्के यहाँ एक इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि सी पैक से हम पीछे हट रहे हैं। सी पैक हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला इस लिहाज से है कि इस वक्त सिर्फ चाइना है जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सही कह रहे हैं आप, तो ऐसे हम पीछे नहीं आ सकते। लेकिन जो माहिदों के अंदर गैर शफाफियत है या पाकिस्तान के लेबर को, पाकिस्तान के इंजीनियर्स को नुकसान हो रहा है, उस पर हम रिविजिट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। डॉक्टर फारूक साहब, जिस तरह से शाह साहब ने बात की सी पैक की, उससे वैसे डिनाइट नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर हम वही अमेरिका वाली बात लेकर मैं आगे बढ़ूं तो पाकिस्तान का जो फेस अमेरिका पूरी दुनिया में मुतारिफ करवा रहा है या करवा चुका है, तो सर उसको तब्दील करने के लिए, रियलिटी प्रूव करने के लिए भी यकीनन फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को वर्कआउट की ज़रूरत है इस वक्त, ताकि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर वो कम हो सके और हम पाकिस्तान के अंदर जो अपनी पॉलिसीज हैं उसको बेटर करके इम्प्लीमेंट कर सके। सर क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट ममालिक हैं उनमें अमेरिका, अफ़गानिस्तान और इंडिया है। इन तीनों के ऊपर हमें फोकस करना होगा। मेरे ख़्याल में कि खारजा पॉलिसी के महाज पे बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, और उनकी 2 वजूहात ये हैं कि पहली वजह हमारे इस दफ़ा 35 या 40 साल के बाद एक ऐसे वज़ीर आज़म आए हैं जिनके बैरून मुल्क कोई असासाजात नहीं है। पहले ऐसे रहा है कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो हमारे वज़राए आज़म को मैनिपुलेट कर लेते थे, उनको दबा लेते थे, उनको प्रेशर में ले आते थे इस बुनियाद पे कि उनके असासाजात उनके ममालिक में है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और दूसरी बहुत बड़ी तब्दीली, इसका पहले भी जिक्र किया गया कि ये पहली दफ़ा मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 35-40 सालों में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर, जो सिविल क़यादत है और जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, ये एक ही पेज के ऊपर आ गए हैं। तो इन 2 की बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो पाकिस्तान के मुफाद में जाने लगेगी। पहले पाकिस्तान का मुफाद जो है वो शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे आया करता था। पहले नंबर पे ज़ाती मुफादात आ जाते थे, फिर कभी पार्टी मुफादात आ जाते थे, जो कौमी मुफादात थे वो तीसरे नंबर पे चले जाते थे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। सीपेक के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुफाद, इन सीपैक के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनमें किसी ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया पाकिस्तान के मफादात को, सिर्फ चीन के मफादात को आगे बढ़ाया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 40 से 50% आलमी मंडियों के मुकाबले में उनकी कीमत उनके ऊपर ज़्यादा खर्च कर दिया गया है। शफाफियत का जिक्र किया गया, बिल्कुल शफाफियत एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें शफाफियत लानी है और हमें ये वी हैव टू मेक श्योर कि जो महारतें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों चीज़ों का तबादला होगा, चीन की तरफ से पाकिस्तान की तरफ आएंगी। और कीमतें वो होनी चाहिए जो आलमी मंडियों में कंपैरेटिव हों, और ओपन बिडिंग होनी चाहिए सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और जो लीस्ट
जो सबसे कम वाली बिड है वो पाकिस्तान के मुफाद में जाएगी। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब इसमें हमारी जो लेबर है या मैन पावर है उसको अकोमोडेट करने की जरूरत है। ठीक है राव साहब, पीस टॉक्स में पाकिस्तान को अपनी मैंने कहा कि हमें महारतें जो है वो उनका तबादला होना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल सही है राव साहब, पीस टॉक्स में पाकिस्तान को अपनी प्रेजेंस और स्टेटस को शो करने के लिए और प्रूव करने के लिए यहाँ पर कौन से स्टेप्स अहमियत रखते हैं? देखिए, ये जो पीस टॉक्स हैं ये 2006 में जनरल मुशर्रफ ने ये प्रपोज किया था बुनियादी तौर पे कि आप अफगान तालिबान को इंक्लूड करें, टॉक्स में इंक्लूड करें सारा। उस वक्त उन पर डबल गेम का इल्ज़ाम लगा। अब वही ये प्रपोजल लेके अमरीकी हमारे पास आ गए हैं कि जी ये आप करें। आप ये हमारा प्रॉब्लम हमेशा अमेरिका से यही रहा है कि वो जब हम कुछ करने लगते हैं, कोई मामला सीधे होने लगते हैं, वो अपना गोल पोस्ट चेंज कर देता है कि जी अब इस तरह नहीं, अब इस तरह होगा। अब ये पीस टॉक्स पे उस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब तक आप पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं देंगे तो वहाँ पे जो पश्तून है, पश्तून स्पीकिंग है, जिनको जो डेमोग्राफिकली जब उनका स्टैटिस्टिक्स बनाए गए तो उनके रेशो चेंज कर दी गई, जिसकी 45% कर दी गई 65% से, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे हुआ है उनकी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से भी और अदरवाइज भी। वहाँ पे जो डिप्रीवेशन पाई जाती है, सेंस ऑफ डिप्रीवेशन, इनकी जब तक वो डेमोग्राफिक आप फिगर ठीक नहीं करेंगे, उनको पावर शेयरिंग फार्मूला में लेके नहीं आएंगे, उस वक्त तक वहाँ पे हालात ठीक नहीं हो सकते। अमेरिका जो मर्जी कर ले, 2-3 साल बाद अगर ये इसी तरह सिचुएशन चलती है और अमेरिका इस चीज़ को रियलाइज नहीं करता, 2-3 साल बाद आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे मर्सनरीज फिर रहे होंगे, भले वो अमेरिका के हो, भले वो तालिबान के हो, भले कोई और हो, भले ब्लैक वाटर हो, वो फिर इस किस्म की वहाँ पे सूरत हाल होगी जो कि हमारे लिए तो हमें तो बिल्कुल सूट नहीं करता, ना अफगानिस्तान को सूट करता है, पाकिस्तान को सूट करता है। मसला अमेरिका का ही है। जब तक अमेरिका नेक नियति से इस मसले को हल करने की तरफ नहीं आएगा उस वक्त तक ये हल नहीं होगा। ठीक है शाहबानी साहब, हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह 2 ममालिक के वज़रा ख़ारजा भी आए पाकिस्तान में, तो सर अगर अफगानिस्तान की हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ जो सिक्योरिटी मामलात को लेकर पाकिस्तान का इस वक्त जो रिक्वायर्ड जेस्चर है वो क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को अपने मफादात को बिल्कुल वाज़े अंदाज में अपने मुल्क, हमसायों और सबके मफादात के लिए बेहतरीन पॉलिसी बनानी चाहिए। एक आध बयानिया उसको प्रॉपर आगे ले जाने की ज़रूरत है। एक तो इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि हम मज़ीद अमेरिका की जंग नहीं लड़ेंगे, इसमें यह भी इजाफा कर दें कि ना हम अमेरिका की जंग लड़ेंगे और ना ही अमेरिका के साथ जंग लड़ेंगे। एक ये जिक्र हुआ कि CPEC पाकिस्तान के लिए मर्ग व जीत का मसला है। इसको भी रीफ्रेज करना पड़ेगा प्रॉपर अंदाज में कि CPEC पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए मर्ग और जीत का मसला है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो अमन है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी है। पहली दफा वजीर खारजा वो खुद जाके सबसे पहला दौरा जो उन्होंने किया अफगानिस्तान का, लेकिन अफगानों को भी ये सोचना चाहिए कि क्या वो अमन चाहते हैं, क्योंकि अगर वो खुद आमदा बजंग है तो फिर हम क्या करें। 1979 में जब वहां पर सौर इंकलाब आया, सोशलिस्ट इंकलाब आया, तो सिविल वार शुरू हुआ आपस में, वहां पर सोशलिज्म और इस्लाम का जंग शुरू हुआ। फिर जब सोवियत यूनियन वहां से निकल गया तब वारलॉर्ड्स बीच में आ गए, जिसको तोपकी कहते थे अफगानिस्तान में। तो वारलॉर्ड्स और अवाम का जो है जंग शुरू हो गया। जब वारलॉर्ड्स चले गए तो तालिबान आए और तालिबान के साथ फिर आपस में सिविल वार शुरू हुआ, शुमाली इत्तेहाद और अफगानिस्तान का। फिर जब 9/11 हुआ उसके बाद अगेन अमेरिका की जो सोकाल जमहूरी हुकूमत है उसका आगाज हुआ आमिद करज़ई के दौर में। तो फिर जमहूरियत और इस्लाम की आपस में जंग शुरू हो गई। वहां पर इस बात को समझना चाहिए कि अफगानिस्तान में ये जो वार है, मशीनरी है, ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। वहां पर बहुत काम करना पड़ेगा। अमेरिका, नाटो, इंडिया, तमाम ममालिक के वहां पर मुफादात आपका ये कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट और वाज़ेह होना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर मेरे पास वक्त खत्म हो चुका। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, लियाकत शाहबानी साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इरशाद साहब और राव खालिद साहब, सबका बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।